प्रधानमंत्री ने मंदिर के गर्भगृह में बाबा केदारनाथ का रुद्राभिषेक भी किया। पीएम मोदी ने कहा कि केदारनाथ के विकास के बारे में शंकराचार्य का योगदान भी बताया गया। राम मंदिर, पर्यटन और कई मुद्दों को अपने संबोधन में भी शामिल किया। प्रधानमंत्री की यात्रा के धार्मिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक और अन्य मुद्दों पर हम आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। पहले मैं उनसे आपका परिचय कराता हूं, लेकिन उससे पहले देखिए ये विशेष रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आदि शंकराचार्य की 12 फुट ऊंची मूर्ति का अनावरण किया है। आदि शंकराचार्य को सनातन धर्म का पहला धर्म सुधारक भी कहा जाता है। मात्र 32 वर्ष के सांसारिक जीवन में आदि शंकराचार्य ने दक्षिण से लेकर उत्तर तक सैकड़ों धर्म सभाएं कर वेद ज्ञान का प्रसार किया। उनके इस कार्य के कारण ही बौद्ध धर्मावलंबियों के प्रभाव को कम कर सनातन धर्म को फिर से स्थापित किया जा सका। इसके लिए उन्होंने देश के चारों कोनों में 4 पीठों या मठों की स्थापना की। बाबा केदार के दर्शन के साथ ही अभी मैंने आदि शंकराचार्य जी की समाधि स्थान वहां कुछ पल मैंने बिताए। एक दिव्य अनुभूति का वो पल था। सामने बैठते ही लग रहा था कि आदि शंकर की आंखों से वो तेज पुंज, वो प्रकाश पुंज प्रवाहित हो रहा है जो भव्य भारत का विश्वास जगा रहा है। शंकराचार्य जी की समाधि एक बार फिर और अधिक दिव्य स्वरूप के साथ हम सबके बीच है। राग द्वेष, लोभ मोह, ईर्ष्या, अहम, ये सब हमारा स्वभाव नहीं है। जब भारत की जाति पंथ की सीमाओं से बाहर देखने की शंकाओं, आशंकाओं को ऊपर उठने की मानव जात को जरूरत थी, तब समाज में चेतना फूकी और आदि शंकर ने कहा, न में मृत्यु शंका न में जाति भेद। भारतीय दर्शन तो मानव कल्याण की बात करता है। जीवन को पूर्णता के साथ, होलिस्टिक अप्रोच के साथ, होलिस्टिक वे में देखता है। आदि शंकराचार्य जी ने समाज को इस सत्य से परिचित कराने का काम किया। उन्होंने पवित्र मठों की स्थापना की, 4 धामों की स्थापना की। खास चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री नवीन जोशी जी, श्री रतनमणि लाल जी, श्री गोविंद पंत राजू जी और महाराज श्री श्रीधराचार्य जी महाराज। इनसे हम लोग अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं और मैं नवीन जी से ये जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी की जो यात्रा है, उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की कि केदारनाथ के जो पुनर्विकास हुआ है उस त्रासदी के बाद उन्होंने शंका व्यक्त की कि उन्हें नहीं लगता था कि इस तरह से विकास वापस हो पाएगा जो बाकी लोगों को लगता था। तो आपको क्या लगता है कि केंद्र में नरेंद्र मोदी के सरकार बनने के बाद धार्मिक स्थलों का और कैसा विकास पूरे देश में हुआ है? मुझे तो लगता है कि धार्मिक स्थलों के विकास पर कुछ ज़्यादा ही जोर है सरकार का।
आप अयोध्या देख लीजिए, ये केदारनाथ देख लीजिए, अभी और भी कई परियोजनाएं चल रही हैं। बिहार में है, ये हमारा बौद्ध सर्किट है। ये इसको भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में सरकार है उसका आप कह सकते हैं कि एजेंडा भी है, क्योंकि राजनीति भी उनकी इस धर्म और आस्था पर आधारित रही है। तो केदारनाथ की दरअसल बात यह है कि केदारनाथ 2013 में बहुत तबाह हो गया था और एक आश्चर्य की तरह, जिसे आस्थावान लोग भगवान शंकर की महिमा मानते हैं, वो मंदिर बचा रहा, लेकिन उसके चारों तरफ सब कुछ जो चोरबाड़ी झील से तबाही टूटी थी ऊपर, उसने सब नष्ट कर दिया था। 2013 की जैसी त्रासदी तो कहीं हुई नहीं पहले पूरे उत्तराखंड में। उसके बाद केदारनाथ जाना तो मुश्किल हो ही गया था और तब ये लगता था कि शायद काफ़ी समय लग जाएगा इसके पुनरुद्धार में। तब काम तो शुरू हो गया था वहाँ जब कांग्रेस की सरकार थी तभी, लेकिन भाजपा सरकार के मार्गदर्शन में इसका बहुत तेज़ी से विकास हुआ है और उन्होंने इस पर खास ध्यान दिया कि इसका अच्छी तरह न केवल विकास हो बल्कि पूरे देश में इसका प्रचार भी अच्छी तरीके से हो। आज आप देखिए प्रधानमंत्री ने जो वहाँ पर विकास कार्यक्रमों का कहीं उद्घाटन किया, कहीं शिलान्यास किया, मंदिर में दर्शन किए, रुद्राभिषेक किया, आचार्य शंकर की जो आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि का जो नवनिर्मित समाधि है उसका उद्घाटन किया, तो उस सब का लाइव प्रसारण पूरे देश में किया गया। तो जो धार्मिक कार्य हैं उन पर काफ़ी जोर है सरकार का। अभी हमने अयोध्या में दीपावली पर जो भव्य कार्यक्रम देखा, जिस तरीके से उसका देशव्यापी प्रसारण हुआ और जिस तरह अयोध्या का विकास हुआ है, तो वो सब, और ये काशी विश्वनाथ का अभी विकास चल रहा है, काफ़ी कुछ हो चुका है। तो ये धार्मिक नगरियों के विकास में इस सरकार का विशेष ध्यान है और मुझे लगता है कि इसको वो एक अपने राजनीतिक कम और धार्मिक एजेंडे के रूप में चलाना चाहते हैं। और इसका एक देश की जो आस्थावान जनता है उस पर बहुत असर पड़ता है, बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल पर विश्वास करने वाला या किसी भी राजनीतिक दल का समर्थक जो आम भारतीय है वो अपने मन से धर्म भीरू है, यानी धर्म की उसके मन में आस्था है और धर्म और ईश्वर के नाम पर उसके मन में एक भय भी है, श्रद्धा भी है, तो उस पर वो खास ध्यान देता है। इसलिए जैसे बिल्कुल इस पर जो श्रद्धा है और उस पर सरकार का भी और उसको बढ़ाने में सरकार का योगदान भी दिखाई देता है। इस पर चर्चा जारी रहेगी। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे हरकू, किधर जा रहा है पूरा परिवार? साहब खेत की तैयारी के लिए। साहब असिंचित दशा में गेहूं की बुआई कब तक कर देनी चाहिए? असिंचित दशा में गेहूं की बुआई समुचित नमी पर नवंबर के पहले पखवाड़े तक हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। शाम के समय जुताई और सुबह बुआई करके पाटा लगा दें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम, एजेटोबैक्टर और पीएसवी कल्चर से उपचारित अवश्य करें। जी साहब। अरे हरकू, किधर जा रहा है पूरा परिवार? साहब खेत की तैयारी के लिए। साहब असिंचित दशा में गेहूं की बुआई कब तक कर देनी चाहिए? असिंचित दशा में गेहूं की बुआई समुचित नमी पर नवंबर के पहले पखवाड़े तक हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। शाम के समय जुताई और सुबह बुआई करके पाटा लगा दें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम, एजेटोबैक्टर और पीएसवी कल्चर से उपचारित अवश्य करें। जी साहब। अरे हरकू, किधर जा रहा है पूरा परिवार? साहब खेत की तैयारी के लिए। साहब असिंचित दशा में गेहूं की बुआई कब तक कर देनी चाहिए? असिंचित दशा में गेहूं की बुआई समुचित नमी पर नवंबर के पहले पखवाड़े तक हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। शाम के समय जुताई और सुबह बुआई करके पाटा लगा दें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम, एजेटोबैक्टर और पीएसवी कल्चर से उपचारित अवश्य करें। जी साहब।
अरे हरकू, किधर जा रहा है पूरा परिवार? साहब खेत की तैयारी के लिए। साहब असिंचित दशा में गेहूं की बुआई कब तक कर देनी चाहिए? असिंचित दशा में गेहूं की बुआई समुचित नमी पर नवंबर के पहले पखवाड़े तक हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। शाम के समय जुताई और सुबह बुआई करके पाटा लगा दें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम, एजेटोबैक्टर और पीएसवी कल्चर से उपचारित अवश्य करें। जी साहब। चर्चा को जारी रखते हैं और हमारे साथ जुड़े हैं गोविंद पंत राजू जी। राजू जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जैसा नवीन जोशी जी ने भी कहा कि भाजपा सरकार का धार्मिक जो हमारे मंदिर हैं और जो और भी पर्यटन की स्थिति से भी उस पर खास ध्यान रहा है, आप इस पर क्या विचार रखते हैं? नहीं, मैं तो दोहराए नहीं हो सकती कि बीजेपी का एजेंडा जो है वो उसमें धर्म का और हिंदुत्व का अपना एक स्थान है और लगातार बीजेपी इस तरह के सत्ता में आने से पहले भी इस तरह के काम कर रही थी और सत्ता में आने के बाद भी करी। इसमें कुछ संयोग भी हैं, कुछ दुर्योग भी हैं। संयोग ये कि बीजेपी की केंद्र में सत्ता थी, बीजेपी की उत्तर प्रदेश में सत्ता थी और जो अयोध्या के राम मंदिर का मामला है उस पर सर्वोच्च न्यायालय का अंतिम निर्णय आया। तो राम मंदिर की स्थापना एक तरह से जो शिलान्यास और सारे मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया है वो बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शुरू हुई। ये ठीक है कि उनका एजेंडा पहले था, लेकिन एक संयोग था कि उनको वाहवाही लूटने का भी अवसर मिला। केदारनाथ के साथ दुर्योग है। केदारनाथ में जो 2013 की आपदा थी उसने केदारनाथ को पूरी तरह से तबाह कर दिया था और जैसा मोदी जी ने भी आज कहा कि उस वक्त मुझे लगता था कि क्या इसकी पुनर्स्थापना हो पाएगी, लेकिन ये हुआ और इसमें बीजेपी की सरकार का भी योगदान है। इसमें उत्तराखंड में जो कांग्रेस की सरकार थी उसका भी योगदान था और जो सबसे ज्यादा एक तरह से वहां पर रहकर जो जाड़ों के वक्त में जब -13-14 डिग्री तक वहां पर तापमान था, उस वक्त वहां पर रहकर जो निर्माण कार्य कराए गए थे, जो बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर कराए गए थे, जिनके बिना कोई काम शुरू नहीं हो सकता था, वो काम जिन्होंने कराया वो कर्नल कोठियाल। ये संयोग है कि आज वो उत्तराखंड में एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष के तौर पर वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार अपने को बताते हैं और वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन उनका भी योगदान है। उनकी जो पूरी टीम थी उसने वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनका भी योगदान इसमें बिल्कुल उन्होंने लोगों को तैयार किया, तो योगदान सबका था। और जब लेकिन गोविंद जी, भाजपा सरकार ने इसमें विशेष योगदान दिया और कई ऐसे स्थल हैं जिनका पुनरुद्धार किया गया और उनको पूरी नई तरीके से और भव्यता दी गई। नहीं, ये तो मैं पहले ही मान चुका हूं कि इनका बीजेपी की जो सरकार है उसके एजेंडा में हिंदुत्व और आध्यात्म और धर्म प्रमुख है। और जैसे एक बात यहाँ पर आई थी कि भारत की जनता धर्मवीर हुए, मुझे लगता है कि धर्मवीर शब्द शायद उतना उचित नहीं है। शब्द होना चाहिए कि हम आस्थावान हैं। दुनिया में कौन से धर्म के लोग ऐसे नहीं हैं जो अपने धर्म के प्रति आस्थावान नहीं है, चाहे वो सिख हों, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, सभी लोग अपने धर्म के प्रति आस्थावान होते हैं। और आस्थावान होना कोई बुराई नहीं है। आस्थावान होने की उस नब्ज को अगर राजनीतिक तौर पर बीजेपी पकड़ रही है और उसको चुनाव में अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है, तो ये उनका एक अपना कार्यक्रम है, अपनी एक योजना है। लेकिन हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि जब जब ऐसा हुआ है, पिछले चुनाव में भी जो लोकसभा का चुनाव था, जब धर्म और मंदिरों का एजेंडा बीजेपी ने लाने की कोशिश की थी, तो तमाम राजनीतिक पार्टियां उसी लीग पर चलने लगी थी। हमने तमाम लोगों को, किसी ने कमीज के बाहर जनेऊ पहन के अपने को हिंदू दिखाने की कोशिश की, किसी ने मंदिरों में जाकर तमाम तरह के दर्शन करने की कोशिश की। तो बहुसंख्यक जनता अगर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली भारत में है, तो उसको प्रभावित करने के लिए इस एजेंडे का इस्तेमाल तमाम राजनीतिक दल करते रहे हैं। और नरेंद्र मोदी के साथ तो भाजपा ने जरूर एक दिशा दिखाने का काम बाजी मारी है। बिल्कुल। हमारे साथ श्रीधराचार्य महाराज जी भी जुड़ चुके हैं और हम उनसे शंकराचार्य जी के महत्व, आदि शंकराचार्य जिन्होंने पूरी सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने का कार्य किया, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने विशेष उद्बोधन में भी उनके महिमा का वर्णन किया। हम श्रीधराचार्य जी महाराज से उनके बारे में थोड़ा जानने की प्रयास करेंगे। महाराज जी, आप हमें सुन पा रहे हैं?
महाराज जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तकनीकी कारण कुछ रहे हैं। हमारे साथ में रतन मणि लाल जी भी हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि जो अनावरण आज उन्होंने दिव्य प्रतिमा का किया शंकराचार्य जी की, और उन्होंने एक भाषण में शंकराचार्य और शंकर के महत्व को, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग चाहे वो दुनिया में कहीं भी हों, और उन्होंने इस हिंदू धर्म के बारे में अगर कुछ भी पढ़ा है या कुछ भी जानते हैं तो वो ये ज़रूर जानते होंगे कि आदि शंकराचार्य का इस पूरी आस्था को मजबूत करने में, और पूरे भारत में ही क्यों बल्कि आसपास के तमाम देशों में मजबूत करने में क्या योगदान रहा है। और जिस हिंदू धर्म को हम आज जिस तरह से जानते हैं उसके बारे में ये आम धारणा है कि आदि शंकराचार्य ने जिस तरह से इस धर्म को उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में फैलाने की एक पूरी एक आप कह सकते हैं कि एक कैंपेन था उनका उस ज़माने में, उस कठिन समय में जब हिंदू धर्म को इस तरह का कोई एक नेतृत्व नहीं था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आदि शंकराचार्य को हम एक हिंदू आस्था की जो एक मॉडर्न अवधारणा है उसका जनक भी मानते हैं। ऐसे में केदारनाथ चारों धामों में जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम में है उसमें उसका एक खास महत्व है, क्योंकि ये भारत के उत्तर में हिमालय के ऊपर है और ये शंकर भगवान का एक स्थल माना जाता है। तो ऐसे में अगर केदारनाथ को हम हिंदू धर्म की आस्था का एक सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं तो उसका एक अलग महत्व होता है, जिसे आज मुझे लगता है फिर से स्थापित करने का काम हुआ है। केदारनाथ को अन्य बाकी तीर्थों से अलग तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ उसका महत्व ज़रूर माना जाता है कि चारों धामों की यात्रा में केदारनाथ का जो महत्व है वो अपनी जगह पे सबसे अलग है, क्योंकि एक तो वहाँ पहुँचना, वहाँ जाना कठिन था, और वहाँ पर क्योंकि भगवान शंकर का धाम था इसीलिए वहाँ का महत्व सबसे ऊपर माना जाता था। तो आज अगर उसी को पुनर्स्थापित किया गया है और वहाँ पर एक ऐसा वो बनाया गया है, एक ऐसा माहौल बनाया गया है, एक ऐसी श्रद्धा वाली एक चीज़ बनाई गई है कि यहाँ से पूरे भारत में एक धार्मिक आस्था का प्रवाह हुआ और प्रचार हुआ। तो मुझे लगता है हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए एक ये काफ़ी गर्व की और आत्मसम्मान को बढ़ाने वाली बात है, जिसका राजनीतिक लाभ अगर होता है तो वो तो होगा, चाहे जो भी पार्टी ये करती वो अलग है। लेकिन हाँ, किसी भी धर्म के और इतिहास के और सांस्कृतिक इतिहास के आप पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मुझे लगता है कि किसी भी धर्म के इतने बड़े स्थल का विकास होना ये एक सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का भी एक बड़ा कदम था जो आज आगे उठाया गया है। और मुझे लगता है आगे जिस तरह का एक योजना बनाई गई है उस जगह के लिए, तो आने वाले कुछ समय में इस जगह का महत्व और भी बढ़ेगा। नवीन जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, शंकराचार्य जी ने जो पूरे देश में एक सांस्कृतिक विरासत को, धार्मिक विरासत को एक सूत्र में पिरोया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, शंकराचार्य की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इस संदर्भ में थी कि उन्होंने धर्म और आस्था को आधार बनाकर पूरे भारत के एकीकरण का, धार्मिक एकीकरण का अद्भुत प्रयास किया। अब देखिए, हमारे बद्रीनाथ में या केदारनाथ में जो मुख्य पुजारी हैं वो दक्षिण भारतीय हैं, तो वहाँ के रावल आज वहाँ के मुख्य पुजारी हैं, यानी वहाँ से लोगों को लेकर। दूसरा, उससे ये प्रभाव ये पड़ा कि सुदूर दक्षिण से सुदूर उत्तर लोगों की यात्राएं, धार्मिक यात्राएं कठिन दिनों को लेकर के केदारनाथ बद्रीनाथ तक जाते थे। तो इस पूरे दौर में वो न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक अनुभवों से गुजरते थे। वे अपने देश के विभिन्न संप्रदायों, विभिन्न संस्कृतियों के समाज से मिलते हुए दक्षिण से चले आ रहे हैं और केदारनाथ जा रहे हैं। इसी तरह केदारनाथ और यानी उत्तराखंड के लोग सुदूर दक्षिण, पुरी और यहाँ वहाँ विभिन्न मंदिरों में जा रहे हैं, द्वारिका जा रहे हैं। तो ये जो धार्मिक पर्यटन कह लीजिए या आस्था की यात्राएं कह लीजिए, इससे एक भारत का एकीकरण भी संभव हुआ। दूसरी बात ये थी कि जो शंकराचार्य ने उन जगहों को चुना जो संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र थे,
और दुर्गम थे। वो केदारनाथ की स्थापना या किसी भी शंकराचार्य किसी मठ की स्थापना किसी सुगम जगह पर भी कर सकते थे, जहां बहुत आसानी से पहुंचा जा सकता था। यात्रा की और वहां पर मठ और मंदिर स्थापित किए। इससे एक संदेश, और आज के लिए भी वो बहुत आवश्यक ये है कि जो धार्मिक पर्यटन है वो संवेदनशील जगहों का है। वहाँ पर परम आस्था, श्रम और मेहनत और लगन के साथ ही जाया जा सकता है। वहाँ आप बड़े ताम झाम के साथ नहीं जा सकते, यानी कि अपनी मोटर गाड़ी लेकर के 4 सूटकेस भर के और एक फैशन परेड पेश करते हुए किसी केदारनाथ नहीं जा सकते। पर्यटन का स्थल नहीं है, धार्मिक भावना से जुड़े लोग ही वहाँ पहुँच सकते हैं। जी। हमारे साथ श्रीधराचार्य महाराज जी वापस जुड़ चुके हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि श्री आदि शंकराचार्य का जो धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को जोड़ने में जो उनका महत्व है, हम उनसे एक बार जानने की कोशिश करेंगे। श्रीधराचार्य जी, मुझे लग रहा है कि आवाज अभी तक वहां नहीं पहुंच पा रही है। जोशी जी, आप उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। जी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जो धार्मिक पर्यटन सिर्फ पर्यटन नहीं था, वो लोग आप सोचिए जब उनकी लंबी यात्राएं करते थे तो जगह जगह उत्तराखंड में आज भी आपको पुराने छोटी छोटी धर्मशालाएं यानी मण्या कहते हैं, वो एक एक कमरे के जंगलों में निवास मिल जाएंगे या गाँव के पास मिल जाएंगे, जहाँ लोग रुकते थे, स्थानीय लोगों से मिलते थे, आटा दाल चावल या तो साथ लिए चलते थे या भिक्षा मांगकर खाते थे और इस तरह जाते थे। तो ये भारतीय एकीकरण का, जो भारत का जो सांस्कृतिक एकीकरण है, उसको धर्म का आधार देकर शंकराचार्य ने पूरा किया। उन्होंने एक तरह से इस धर्म की स्थापना, पुनर्स्थापना की, उसको पुनर्जीवित करने की कोशिश की और पूरे भारत को एक सूत्र में बांधने का ये प्रयास किया, जिसके लिए इसीलिए आज मैं ये बात कहना चाहता हूं कि केदारनाथ का भव्य निर्माण भले हो गया हो, लेकिन एक प्रश्न हमेशा रहेगा कि केदारनाथ जैसी संवेदनशील जगह पर या किसी भी हिमालयी राज्य में, हिमालयी क्षेत्र में क्या सीमेंट और कंक्रीट की इतनी विशाल परियोजनाएं बिना किसी वैज्ञानिक आधार के पूरी की जानी चाहिए? ये सवाल हमेशा याद रहेगा और ये याद रखा जाना चाहिए। बिल्कुल, ये पर्यावरणविद भी ये सवाल उठाते रहते हैं और एक महत्वपूर्ण सवाल है और ये चर्चा जारी रहेगी। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। अरे हरकू, किधर जा रहा है पूरा परिवार? साहब, खेत की तैयारी के लिए। साहब, असिंचित दशा में गेहूं की बुआई कब तक कर देनी चाहिए? असिंचित दशा में गेहूं की बुआई समुचित नमी पर नवंबर के पहले पखवाड़े तक हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। शाम के समय जुताई और सुबह बुआई करके पाटा लगा दें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम, एजेटोबैक्टर और पीएसवी कल्चर से उपचारित अवश्य करें। जी साहब। अरे हरकू, किधर जा रहा है पूरा परिवार? साहब, खेत की तैयारी के लिए। साहब, असिंचित दशा में गेहूं की बुआई कब तक कर देनी चाहिए? असिंचित दशा में गेहूं की बुआई समुचित नमी पर नवंबर के पहले पखवाड़े तक हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। शाम के समय जुताई और सुबह बुआई करके पाटा लगा दें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम, एजेटोबैक्टर और पीएसवी कल्चर से उपचारित अवश्य करें। जी साहब। अरे हरकू, किधर जा रहा है पूरा परिवार? साहब, खेत की तैयारी के लिए। साहब, असिंचित दशा में गेहूं की बुआई कब तक कर देनी चाहिए? असिंचित दशा में गेहूं की बुआई समुचित नमी पर नवंबर के पहले पखवाड़े तक हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। शाम के समय जुताई और सुबह बुआई करके पाटा लगा दें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम, एजेटोबैक्टर और पीएसवी कल्चर से उपचारित अवश्य करें। जी साहब। अरे हरकू, किधर जा रहा है पूरा परिवार? साहब, खेत की तैयारी के लिए। साहब, असिंचित दशा में गेहूं की बुआई कब तक कर देनी चाहिए? असिंचित दशा में गेहूं की बुआई समुचित नमी पर नवंबर के पहले पखवाड़े तक हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। शाम के समय जुताई और सुबह बुआई करके पाटा लगा दें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम, एजेटोबैक्टर और पीएसवी कल्चर से उपचारित अवश्य करें। जी साहब। चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है
और रतन मणि लाल जी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम ये जानना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अयोध्या की भी चर्चा की, अयोध्या के भव्य श्री राम मंदिर की भी चर्चा की, और उन्होंने बताया कि अयोध्या का गौरव वापस अपने चरम पे पहुंच रहा है। उन्होंने बताया कि धार्मिक जो हमारे स्थल है उनका गौरव कहीं न कहीं जो खो चुका था वो वापस अपने उरूज पे आ रहा है, अपने उत्थान पे पहुंच रहा है। रतन मणि जी, आपको क्या लगता है कि जो भाजपा की सरकार बनने के बाद में जो धार्मिक स्थलों का जो एक बार पुनर्निर्माण हुआ है, एक बार बड़े भव्यता को दी गई है, उससे क्या प्रभाव पड़ा है? देखिए, हमें याद पड़ता है कि 80 के दशक से जब से राम मंदिर का मामला चर्चा में आया था और उसके बाद 1989, 90, 1992 और उसके बाद जब ये मुद्दा देश की एक प्रमुख समस्याओं में, तथाकथित समस्याओं में शामिल हो गया था, तब ये माना जाता था कि ये एक दीर्घकालीन अशांति का विषय बनेगा। और उसके बाद अंततः ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया और वहाँ भी कई सालों की जिरह और चर्चा के बाद उसका नतीजा निकला और मंदिर की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। तो ये बात बिल्कुल सही है कि वो एक लीगल प्रोसेस था, एक विधिक कार्रवाई थी जो कि अपनी गति से चल रही थी, लेकिन कुछ ऐसा संयोग बना कि ये काम तब हुआ जब केंद्र में और उत्तर प्रदेश में एक ही पार्टी की सरकार थी। तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मंदिर बनवाने की प्रक्रिया का क्रेडिट ये पार्टी ले सकती थी या लिया हो, लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद जिस गति से ट्रस्ट का बनाना और निर्माण प्रक्रिया को शुरुआत करने का काम किया गया वो काफ़ी तेज़ था और उसमें किसी तरह की कोई ढील ढाल नहीं था कि होना है तो कब होगा और कैसे होगा, क्योंकि सरकार के लिए ये एक प्रायोरिटी का मुद्दा था। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए ये शुरू से उनके राजनीतिक और सामाजिक, आप कह सकते हैं कि उनके लिए प्रायोरिटी हमेशा रही। तो आज जब मंदिर बन रहा है तो पार्टी को लगता है कि हाँ, हमने जैसा कहा था वो हो रहा है, भले ही वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद हुआ हो। तो अयोध्या मुझे लगता है आने वाले समय में भारत का जो राजनीतिक इतिहास है वो हमेशा इसीलिए याद किया जाएगा कि न केवल एक ऐसा मूवमेंट, ऐसा आंदोलन देश भर में हुआ कि अयोध्या में एक मंदिर बनना चाहिए और उसके तमाम सारे राजनीतिक वो भी निकले, मतलब भी निकले और तमाम सारे और दलों की स्थापना हुई। और आज जब वहाँ पे मंदिर बन रहा है तो उस पूरे ओकेजन को, उस पूरे मोमेंट को सेलिब्रेट करने का और एक उत्सव के तौर पे मनाने का एक दौर है। जैसा कि हम लोगों ने देखा दीपावली के दिन जो दीपोत्सव हुआ, और ऐसा माना जाता है कि ऐसा दीपोत्सव दुनिया में कहीं नहीं हुआ और उसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा भी मिला है। तो ये इसका और कोई मतलब निकालें या ना निकालें, लेकिन हाँ, जो लोग श्रद्धावान हैं और जो लोग अयोध्या में राम मंदिर के प्रति जरा भी आस्था रखते हैं, उनको लग रहा है कि हाँ, अयोध्या में राम मंदिर होने का जो एक स्वप्न था वो पूरा हो रहा है और हम उसकी खुशी मना रहे हैं, उसका उत्साह मना रहे हैं। तो उसका उल्लेख करना मुझे लगता है कि उन आस्थावान और धार्मिक आस्था के लोगों के प्रति एक संदेश था कि आज अगर वहाँ उत्सव और उत्साह का माहौल है तो वो इसलिए हमको दिखाई दे रहा है लंबी संघर्ष यात्रा है, संघर्ष यात्रा उसको के बाद याद रखा आज जाए। वहाँ मंदिर बन रहा है। बिल्कुल। हमारे साथ गोविंद पंत राजू जी भी जुड़े हुए हैं। गोविंद जी, जैसा रतन जी कह रहे हैं कि एक संघर्ष यात्रा रही है राम मंदिर के निर्माण में और उसमें कहीं न कहीं भाजपा ने एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया है और उस पर हम लोग विपक्षी आरोप और प्रत्यारोप को भी नकार नहीं सकते। आपको क्या लगता है किस दर्जे तक इस पर राजनीति भी हुई है? देखिए, राम मंदिर का तो पूरा आंदोलन ही एक तरह से राजनीतिक आंदोलन था। वो जितना हिंदू धर्म के लोगों की आस्था और उनकी भावनाओं का आंदोलन था, उससे ज्यादा वो बीजेपी का एक राजनीतिक आंदोलन था। और बीजेपी का ही नहीं, वो विपक्ष ने भी उसको जिस तरह से रोकने की कोशिश की, विपक्ष ने भी उसका राजनीतिक लाभ लेना विपक्ष को भी मिला। आप अगर अडवाणी के रथ यात्रा को देखें, अडवाणी के रथ यात्रा जब बिहार में रोकी गई तो उसका राजनीतिक लाभ लालू यादव को मिला। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर को लेकर जो हलचलें हुई उसका लाभ समाजवादी पार्टी को मिला। तो राजनीतिक लाभ तमाम राजनीतिक दलों को मिला। बीजेपी की तो सत्ता में आने की शुरुआत ही इस मंदिर आंदोलन की वजह से हुई। और अगर आज बीजेपी उस आंदोलन का श्रेय लेने की बात कर रही है या उस आंदोलन को सीधे सीधे राजनीतिक तौर पर न कहकर भारत की जो बड़ी बहुसंख्यक जनता है जो हिंदू धर्म में आस्था रखती है उसके प्रति
अपनी जो योगदान है, अपना जो समर्पण है या जो उन्होंने प्रयास किए हैं, उन प्रयासों की सफलता के तौर पर अगर उसको दिखाने की कोशिश करते हैं तो मुझे लगता है कि ये बहुत इसमें कोई गलत बात जैसी नहीं है। ये ठीक है कि राजनीति उसको लेकर हुई, राजनीति आज भी हो रही है। राजनीतिक दल आज प्रधानमंत्री की केदारनाथ यात्रा पर भी तमाम राजनीतिक दलों ने टिप्पणियां की हैं। कांग्रेस से लेकर तमाम जो वहां पर उत्तराखंड कांग्रेस है, उन्होंने तो उसको एक तरह का ढकोसला बताने की कोशिश की है। हालांकि प्रधानमंत्री की ये पहली केदारनाथ यात्रा नहीं है, उनकी ये किसी महत्वपूर्ण पद पर होने के बाद भी 5वीं यात्रा है। और वो अपने संस्मरणों में एक बार कहते हैं कि वो पहले भी इस इलाके में जब बहुत छोटे राजनीतिक कार्यकर्ता थे या उससे भी पहले वो यहाँ आते थे। तो केदारनाथ में आज उन्होंने जो कुछ किया, उन्होंने बिल्कुल उसमें सीधा सीधा कोई राजनीतिक मैसेज नहीं दिया। उन्होंने धर्म और आस्था के बात को आगे बढ़ाते हुए, शंकराचार्य के योगदान को आगे बढ़ाते हुए और धर्म में किस तरह से लोगों को जुड़ना चाहिए, इस बात का आह्वान करते हुए खुद का भी वहां पर जो अपनी भक्ति है उसका भी प्रदर्शन किया। लेकिन मैं नवीन जी ने जो बात कही थी, जी गोविंद जी, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। यहाँ श्रीधराचार्य महाराज जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जो तकनीकी खराबी थी उसको हमने सही कर लिया है। श्रीधराचार्य जी, मैं आपसे फिर से वही प्रश्न करूंगा जो आदि शंकराचार्य जी का धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक सूत्र में, पूरे देश को एक सूत्र में बांधने में जो योगदान रहा, मैं उसके बारे में आपसे जानने की कोशिश करूंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भगवत्पाद शंकराचार्य जी महाराज उस समय यहाँ अवतरित हुए भारत देश में, जिन्होंने केवल भारत ही नहीं संपूर्ण धरती के लोगों को एक आध्यात्मिक पथ प्रदर्शन किया और अपनी भारतीय संस्कृति की रक्षा की। शंकराचार्य जी महाराज का बहुत बड़ा योगदान मानव जाति के लिए है और उन आध्यात्मिक लोगों के लिए है जो एक मानवता के साथ साथ अपना आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त करना चाहते हैं। तो आज जो भी हमारे देश में या पूरे विश्व में अध्यात्म को लेकर चर्चा होती है तो उसमें शंकराचार्य जी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। इसीलिए अब उन्नत शिखर में केदारनाथ में भोले बाबा की स्थापना करके, केदारनाथ जी की स्थापना करके उन्होंने संदेश दिया कि जैसे उत्तुंग शिखर इधर केदारनाथ का है, उसी तरह अध्यात्म मार्ग भी उन्नत मार्ग है। अध्यात्म मार्ग ही एक ऐसा है जिसके माध्यम से हम वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते पर चल सकते हैं। अध्यात्म एक ऐसा मार्ग है जिसमें समस्त मानव जाति, समस्त धर्म के लोग और समस्त संस्कृतियों का एक जगह समावेश हो सकता है। अध्यात्म ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें एक माला में सब लोग पिरोए जा सकते हैं। आज शंकराचार्य जी के उस मार्ग की बहुत आवश्यकता है और शंकराचार्य जी ने जो उस काल में आवश्यकता थी उसी को उन्होंने कहा, क्योंकि समय समय पर जितनी आवश्यकता होती है उसी के लिए कोई दिव्य आत्मा इस धरा पर प्रकट होते हैं। काल के अनुसार, समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उनका वक्तव्य रहता है, उनकी विचारधारा रहती है। जैसे भगवत्पाद शंकराचार्य जी के समय में ईश्वर को लोग नकारने लगे थे, अर्थात ईश्वर का अभाव लोग सिद्ध करने लगे थे। लेकिन बहुत प्रयास करके शंकराचार्य जी महाराज ने अध्यात्म को, ईश्वर तत्व को उस समय स्थापित किया। बचा हुआ जो कार्य था विशिष्टाद्वैत, उसको रामानुजाचार्य जी ने फिर पूर्ण किया कि ईश्वर तो सत्य है, ईश्वर के साथ साथ एक प्रकृति और जीव चेतन भी सत्य है। अर्थात उस समय जो ये प्रचलन था कि ब्रह्म भी सत्य नहीं है, अभाव रूप है,
तो अभाव का अर्थ शंकराचार्य जी महाराज ने ही किया कि जैसे रस्सी में आप सर्प का भ्रम करते हैं तो वहां सर्प मिथ्या है, लेकिन जो रस्सी है वो तो सत्य है ना। तो उसी प्रकार से जो परमात्मा है उसमें सारा जगत अध्यस्त है, तो उस परमात्मा को, आत्मा को, उसको तो आपको सत्य मानना ही पड़ेगा। तो शंकराचार्य जी महाराज ने उस समय इतनी ही आवश्यकता थी, इसलिए ब्रह्म की स्थापना किया। परंतु जो हम व्यवहार जगत में करते हैं, भक्ति, पूजा, आराधना आदि, क्या ये मिथ्या है, नश्वर? महाराज जी, जो तो इसको आज के कालखंड में, आज के जो इस समय का जो दौर है जिसमें सारी चीजें, राजनीति भी अपने चरम पर है, उसमें भी शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य जी का क्या महत्व है, इस पर हम चर्चा जारी रखेंगे। बहुत बड़ा एक रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जी। अरे हरकू, किधर जा रहा है पूरा परिवार? साहब खेत की तैयारी के लिए। साहब असिंचित दशा में गेहूं की बुआई कब तक कर देनी चाहिए? असिंचित दशा में गेहूं की बुआई समुचित नमी पर नवंबर के पहले पखवाड़े तक हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। शाम के समय जुताई और सुबह बुआई करके पाटा लगा दें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम, एजेटोबैक्टर और पीएसवी कल्चर से उपचारित अवश्य करें। जी साहब। अरे हरकू, किधर जा रहा है पूरा परिवार? साहब खेत की तैयारी के लिए। साहब असिंचित दशा में गेहूं की बुआई कब तक कर देनी चाहिए? असिंचित दशा में गेहूं की बुआई समुचित नमी पर नवंबर के पहले पखवाड़े तक हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। शाम के समय जुताई और सुबह बुआई करके पाटा लगा दें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम, एजेटोबैक्टर और पीएसवी कल्चर से उपचारित अवश्य करें। जी साहब। अरे हरकू, किधर जा रहा है पूरा परिवार? साहब खेत की तैयारी के लिए। साहब असिंचित दशा में गेहूं की बुआई कब तक कर देनी चाहिए? असिंचित दशा में गेहूं की बुआई समुचित नमी पर नवंबर के पहले पखवाड़े तक हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। शाम के समय जुताई और सुबह बुआई करके पाटा लगा दें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम, एजेटोबैक्टर और पीएसवी कल्चर से उपचारित अवश्य करें। जी साहब। अरे हरकू, किधर जा रहा है पूरा परिवार? साहब खेत की तैयारी के लिए। साहब असिंचित दशा में गेहूं की बुआई कब तक कर देनी चाहिए? असिंचित दशा में गेहूं की बुआई समुचित नमी पर नवंबर के पहले पखवाड़े तक हल के पीछे कूड़ों में या सीड ड्रिल द्वारा करनी चाहिए। शाम के समय जुताई और सुबह बुआई करके पाटा लगा दें। बुआई से पहले बीजों को कार्बेंडाजिम, एजेटोबैक्टर और पीएसवी कल्चर से उपचारित अवश्य करें। जी साहब। चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हमारे साथ श्री धराचार्य महाराज जी भी जुड़े हुए हैं और वो चर्चा कर रहे थे कि श्री आदि शंकराचार्य का क्या महत्व रहा, कैसे उन्होंने धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को एक सूत्र में पिरोया। आज के जो परिवेश में हम जानना चाहेंगे महाराज जी से कि आज के परिवेश में आदि शंकराचार्य जी का और जो हमारे ये धार्मिक स्थल है इनका कितना महत्व है। जी, शंकराचार्य जी महाराज ने अध्यात्म के बल पर ही सभी भारतवासियों को, हर एक जाति, पंथ, संप्रदाय, इस सबको एक सूत्र में बांधा था। इसलिए आज उसकी बहुत जरूरत है, क्योंकि हम इसमें एक बात बताना चाहते हैं कि संपूर्ण विश्व में आज लोग अपने संस्कृति की रक्षा करने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आज हमारी भारतीय संस्कृति की भी रक्षा अनिवार्य और आवश्यक है। आज इस समय विश्व में लोगों को ये तो निश्चय हो चुका है कि भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी है जो मानव मात्र की रक्षा कर सकती है। आज बुद्धिजीवी लोग ये परेशान हैं कि ग्लोबल वार्मिंग को कैसे ठीक किया जाए, प्रदूषण को कैसे ठीक किया जाए। इसको हमारे ऋषि मुनियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्य जी महाराज ने इन्हें पहले से ही बता दिया कि आप वृक्षारोपण करिए, नदियों को पूजन करिए, साथ गौ रक्षण करिए
और इन मठ मंदिरों को बनाने के पीछे भी शंकराचार्य जी महाराज का एक उद्देश्य था कि एक मंदिर केवल पूजा का स्थान नहीं है, बल्कि एक मंदिर बनता है तो उसमें कई लोग आते हैं, प्रेम सद्भाव बढ़ता है, एक दूसरे के संवाद का आदान प्रदान होता है। इस समय शंकराचार्य जी थे, उस समय आपका DD1, दूरदर्शन आदि चैनल नहीं थे, तो कम से कम दिन भर में एक बार या सप्ताह में एक दिन लोग मंदिर आते, एक दूसरे का सुख दुख आदान प्रदान करते, एक दूसरे से भाईचारा परस्पर निश्चित रूप से लोगों को एक संकलित करने का, एक धारा में पिरोने का जो हमारे धार्मिक स्थल हैं वो कार्य करते हैं। नवीन जोशी जी, मैं आपसे एक इस पर राय जानना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने आज अरबों रुपए की विकास योजना का भी वहां पर अनावरण किया, उन्होंने घोषणा करी है और धार्मिक पर्यटन पर विशेष महत्व दिया है। सिर्फ उत्तराखंड ही नहीं, उत्तर प्रदेश में भी धार्मिक पर्यटन एक महत्वपूर्ण विषय है सरकार के लिए। आप इसको किस तरह से देखते हैं? हाँ, दरअसल निश्चित रूप से पर्यटन एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और धार्मिक पर्यटन हमारे देश में उसका खास महत्व इसलिए है, विशेष महत्व, क्योंकि जो आस्थावान लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, वो पर्यटन के साथ पर्यटन और धर्म एक साथ, धार्मिक कार्य एक साथ करना चाहते हैं। इस मामले में जो तीर्थों का विकास है वो एक अच्छी पहल कही जा सकती है या कम से कम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दे सकती है। लेकिन सामान्य पर्यटन और जो हिमाचली एरिया, जो संवेदनशील हिमालयी क्षेत्र के पर्यटन में थोड़ा सा सावधानियां बरतने की बहुत ज़रूरत है। प्रधानमंत्री ने आज कहा कि उत्तराखंड के लिए उन्होंने कई विकास योजनाओं का, केदारपुरी के में कई विकास योजनाओं का, वहाँ सरस्वती और मंदाकिनी की रिटेनिंग वॉल आस्था पथ के नाम से उन्होंने विकास करने की घोषणा की। ये सब अच्छा है, लेकिन ये ध्यान बहुत दिया जाना चाहिए कि उत्तराखंड का विकास या तीर्थों का विकास या खास करके जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, खासकर केदारनाथ है, बद्रीनाथ है या हेमकुंड है या और चीज़ें जो हैं, वहाँ पर तीर्थयात्रियों की या पर्यटकों की भीड़ हो जाए, ये नहीं करना चाहिए। वहाँ पर एक सीमित संख्या में पर्यटकों को या आस्थावानों को लगातार इसीलिए यात्राएं कठिन थी, ताकि लोग धीरे धीरे जाएं, धीरे वहाँ भीड़ न लगे, इतनी आबादी न पहुँच जाए कि किसी प्राकृतिक आपदा के समय नुकसान ज़्यादा हो या कि भारी भीड़ के कारण कोई आपदा आ जाए। प्रधानमंत्री ने आज बहुत उत्साह से ये बताया कि उत्तराखंड में अगले 10 वर्ष में इतने पर्यटक आएंगे जितने पिछले 100 साल में नहीं आए। ये बात अच्छी है पर्यटन के लिहाज से, लेकिन देखना है कि केदारनाथ में अगर बहुत भीड़ होगी तो वो शायद उस धार्मिक नज़रिए से भी, प्राकृतिक नज़रिए से भी बहुत सराहनीय कार्य नहीं होगा। नहीं, आपका कहना है कि पर्यावरण और प्राकृतिक जो संपदा है उसका ध्यान रखते ही विकास करना चाहिए। विकास बिल्कुल उसी तरह होना चाहिए। जी, रतन जी, आप इस पर क्या कहेंगे? जो वहाँ का जो पर्यावरण है, जिसके लिए जो मनोरम दृश्य आप देखते हैं, उसको बचाते हुए ही इसका विकास किया जाना चाहिए। देखिए, ये जो बहस है पर्यावरण और बनाम विकास की, ये काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है और इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस पर कोई अंतिम निर्णय लिया जा सके। पर्यावरण अपनी जगह एक ऐसा मुद्दा है जिसे बचाना, मुझे लगता है कि पूरे ह्यूमन काइंड का, पूरी मानवता का, पूरे विश्व का ये एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमें पर्यावरण बचाना है। लेकिन उसके साथ ही अगर हम विकास के काम नहीं करेंगे तो जो हमारी जनसंख्या है, जो हमारे लोगों के एस्पिरेशंस हैं, उनके अपने जो उत्साह है, उनके अपने जो आकांक्षाएं हैं, उन्हें पूरा कर पाना कठिन होगा, जो कि समाज के लिए भी ठीक नहीं है। तो इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बनाए रखना, एक बैलेंस बनाए रखना, ये हर सरकार का एक बहुत बड़ा जिम्मा होता है, जिम्मेदारी होती है। कई जगह ऐसा देखा गया कि कभी पर्यावरण के वजह से कई चीज़ों का विकास नहीं हो पाता, तो उस जगह को एक तरह से वो पिछड़ती चली जाती है। और उसके विपरीत अगर विकास के काम इतनी तेज़ी से हों कि पर्यावरण का ध्यान ही ना रखा जाए तो बड़ी बड़ी त्रासदी भी हो सकती है। तो मुझे लगता है कि इसके बीच में सामंजस्य बनाना इसलिए भी ज़रूरी है कि विकास हो या ना हो, पर्यावरण अपना रास्ता खुद बनाता है। ये प्रकृति है
और प्रकृति में जो प्रकृति के जो जो तत्व हैं, जो एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पहाड़ हो, नदी हो, सागर हो, हमारे जंगल हो, उन सब का एक अपना एक जीवन काल है और वो उसी हिसाब से बढ़ते हैं, घटते हैं, फिर से बढ़ते हैं, फिर से घटते हैं और उसके आगे तो बड़ी बड़ी सभ्यताएं भी नष्ट हो जाती हैं। तो मुझे लगता है कि इसका एक सामंजस्य बनाकर ही कोई परियोजना बनाई जानी चाहिए। बिल्कुल। गोविंद पंत राजू जी से मैं जानना चाहूंगा कि जो धार्मिक स्थल हैं जिनका विकास किया जा रहा है, उससे जो स्थानीय लोग हैं उनको भी काफी लाभ मिलता है और जो सरकार की एक कोशिश हमेशा रहती है रोजगार देने की, उसको भी एक बल मिलता है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखिए, जो बात आपने कही है वो सिद्धांत रूप में तो बहुत सही दिखाई देती है, लेकिन अगर हम उत्तराखंड के संदर्भ में अगर इसको अलग से देखें तो आप अगर केदारनाथ में जाने वाले यात्रियों के 50% को हेलीकॉप्टरों से वहां पहुंचाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जैसा आज प्रधानमंत्री ने कहा कि कार से भी लोगों को ले जाया जाएगा, इस तरह से व्यवस्था करें तो जो रास्ते के मार्ग में जो तमाम छोटे दुकानदार, तमाम घोड़े वाले, खच्चर वाले मजदूर लोग अपने घरों में अतिथियों के तौर पर जो तीर्थ यात्री हैं उनको टिकाने की व्यवस्था करने वाले, इन तमाम लोगों का रोजगार खत्म हो जाए। तो वो ऑल वेदर रोड प्रधानमंत्री का एक बहुत बड़ा सपना है, लेकिन हमको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि उत्तराखंड में सिर्फ पर्यावरण का मोटा सवाल नहीं है। उत्तराखंड की जैसी जो भूगर्भी उसकी जो मिजाज है उत्तराखंड का, वो इतना ज्यादा संवेदनशील है और हम हाल के वर्षों में लगातार देख रहे हैं किस तरह से दुर्घटनाएं हो रही हैं, किस तरह से पहाड़ के पहाड़ खिसक रहे हैं, गांव के गांव तबाह हो रहे हैं, लोग वक्त मौत के आगोश में समा रहे हैं। और अगर हम ऐसे ही इलाके में अपनी जिद के लिए या अपनी महत्वाकांक्षा के लिए इस तरह के जो बिल्कुल एक तरह से प्रकृति के सीधे प्रकृति से टकराव लेने वाले अगर निर्माण कार्य करते हैं, ऐसी योजनाएं चलाते हैं, तो धार्मिक पर्यटन से जो स्थानीय जनता को लाभ होने वाला है वो तो नहीं होगा, लेकिन स्थानीय जनता का जो अस्तित्व है वो भी एक वक्त ऐसा आएगा कि शायद उसको भी अपने लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने आज जिस तरह से कहा कि हेमकुंड के लिए भी वो केबल कार रोपवे की व्यवस्था कर रहे हैं, अच्छी व्यवस्था है, लेकिन अगर आज की स्थिति में जो लोग वहां जाते हैं उनकी वजह से मार्ग में कई गांवों में लोग निश्चित रूप से आपने एक महत्वपूर्ण बिंदु रखा कि प्रकृति के विरुद्ध अगर विकास की धारा को बढ़ाया जाएगा तो उससे नुकसान भी हो सकता है। लेकिन जो सरकार का कार्य है, जो प्रधानमंत्री जी ने आज अपने भाषण में भी कहा कि जो सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है उसको अपना गौरव पुनः प्राप्त हो रहा है, ये जो सरकार का एक सबसे बड़ा कार्य था वो सब जनता के सामने आ चुका है। आज चर्चा में इतना ही। मैं सभी मेहमानों का धन्यवाद करता हूं और चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।